Okay, so biosphere. So this is the first topic mentioned in the syllabus. So concept of biosphere, what do you mean by biosphere first? So biosphere, so the word biosphere comes from Greek language. Bios means life, and spheria, it refers to earth's shape, sphere, earth का shape. So biosphere comes from Greek words, इसका origin जो है. All right. So the term biosphere जो है, it was coined by Edward Suess, who defined it as a place on earth's surface where life dwells. Place on earth's surface where life dwells, or a place on earth's surface where life exists, जहां पर life exist करता है. ही डॉक्यूमेंट एक्चुअली फ्रेम में है. द थिंग इज कुछ भी कटा नहीं है. सी एक्चुअली दिस इज पीडीएफ. आई विल मेक श्योर, बस वो लास्ट टिप है. सो एवरीथिंग इज विजिबल, कुछ भी कटा नहीं है. सो 1875 है ना, तो ये जो वर्ड है तुमको दिख रहा है जो ये बाय है, it is by. So only the last bit is cut. So I will make sure from next time कि मैं उसको जब पीपीटी बना रहा हूँ थोड़ा सा आगे करूँगा. ठीक है. सो एक्चुअली सब कुछ विजिबल है, बस वो लास्ट का जो एक लेटर है वो थोड़ा सा कटा है, बाकी सब विजिबल है, कुछ भी कटा नहीं है. इट इज़ ऑलमोस्ट इन mm, थोड़ा सा कटा है. ठीक है. So the term biosphere was coined in 1875 by Edward Suess, and he defined it as the. तो E दिख रहा होगा तुमको, E थोड़ा सा कटा है. So only that much, कुछ ज़्यादा तुमको फ्रेम के बाहर नहीं गया. थोड़ा सा वो एक्चुअली पावर पॉइंट में ही, ये PDF में है तो आई कैन नॉट चेंज इट नाउ, बट आई विल मेक श्योर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम कि वो थोड़ा सा भी वो जो भी है वो भी ना हो. ओके. Shall we continue? Right. So it is the place on Earth's surface where life dwells, or where life exists. Right. So this is the most simplest definition. So जो अभी जो current usage में है, the definition which is in current usage was given by Vladimir Ivanovich Vernadsky. So he gave the definition which is similar to the present usage. जो आजकल यूज हो रहा है, जो आजकल डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, उसका बहुत सिमिलैरिटी है. जो उसने डेफिनेशन दिया था उसके साथ बहुत क्लोज है वो डेफिनेशन. राइट. सो बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग थ्राइव एंड लिव. सो इट इज दैट पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स थ्राइव एंड लिव. राइट. It is the most simplest definition. Okay. It is the portion of the planet that can sustain life. So this is simple expansion of the initial definition. So it is the portion of the planet that can sustain life. And another definition is the biosphere is the sum of all the ecosystems on the earth. सो अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उसका टोटल सम है. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. नाउ अब डाउट आएगा कि इकोसिस्टम क्या है. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ योर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज ए जियोग्राफिकल एरिया. इट इज ए जियोग्राफिकल एरिया, लोकेशन है ये. ओके. इट इज ए जियोग्राफिकल एरिया वेयर plants, animals and other organisms as well as weather and landscape. So इसमें biotic and abiotic दोनों involved हैं, दोनों factors. So ecology क्या है? Ecology is the study of organisms and their interaction with the environment. So organisms का और the interaction of organisms with their environment. इसमें इस definition में organisms
ऑल्सो इंटरैक्ट विथ ईच अदर. सो बायोटिक कॉम्पोनेंट भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होता है. प्लांट को एनिमल खा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो एन इंटरैक्शन, राइट. सो प्लांट इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसको एक एनिमल खा रहा है, दैट इज कंज्यूमर. सो देर इज एन इंटरैक्शन, राइट. सो टू लिविंग बींग्स आर ऑल्सो इंटरैक्टिंग. तो बायोटिक कॉम्पोनेंट भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑल्सो इंटरैक्ट्स विथ एबायोटिक कॉम्पोनेंट. दैट मीन्स इट विल हैव डिफरेंट एडेप्टेशंस. सो वो लाइट के साथ कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, टेम्परेचर के साथ कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, प्रेसिपिटेशन के साथ कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है. सो लिविंग बींग्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो इंटरैक्टिंग विथ द फिजिकल एनवायरमेंट. द स्टडी ऑफ interaction of organisms and their environment, that is ecology. When it comes to ecosystem क्या है? It is restricted to a particular area. तो ecology में हम लोग एक geographical area या फिर एक particular place की बात नहीं कर रहे हैं, in general है वो. We are not specifying it to a particular geographical area. Ecosystem is a particular geographical area where the living beings, they interact with each other and they also interact with the environment there. So it is a particular location. Okay. So weather and landscape, and they work together to form a bubble of life. So self-sustaining, this means it is a self-sustaining system. The ecosystem is self-sustaining. Okay. सो पूरे वर्ल्ड में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उन सबको कंबाइन कर दोगे, दैट विल बिकम बायोस्फीयर. सो दैट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ will give you the biosphere. Okay, it is a sum of all the ecosystem on the earth. All right, ठीक है, ये definition clear हो गया. Now there is another term which is sometimes used. This is ecosphere. So ecospheres, eco means home. So this is one meaning. एक और भी इसका explanation है, क्योंकि eco जो word आया है ये कहाँ से आया है, क्योंकि ये सारे ecosystem का combination है. That is why the term eco is used. So another explanation for the term eco is it is a combination of all the ecosystems, or eco meaning home. So both can be used. कुछ बुक्स में eco meaning home दिया हुआ है, कुछ जगह पर ecosphere क्यों यूज कर रहे हो, because it is a combination of all the ecosystems. So दोनों explanations are partly true. All right. So biosphere is it is the surface of the earth where life exists or where life dwells, right? So organisms या फिर जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो लाइफ एग्जिस्ट इन लैंड सरफेस या सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. सो लिथोस्फीयर इज ए कॉम्पोनेंट. सो बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर इज ए प्लेस ऑन द अर्थ where life dwells, where life exists, right? So life exists in soil, right? Life also exists in water. So हाइड्रोस्फीयर में भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, लैंड के ऊपर भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, राइट. इवन एटमॉस्फेयर में भी लाइफ एग्जिस्ट करता है. सो अगर अपने घर में देखोगे तो सिंपल एग्जांपल इज देयर आर मेनी फंगल स्पोर्स और वायरस पार्टिकल्स इन द एयर. कोरोना वायरस सिंपल एयर के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा था उसका. सो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लिव इन द एटमॉस्फेयर. सो योर ट्रोपोस्फेयर बेसिकली. सो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लिव इन द ट्रोपोस्फेयर. सो बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंगल स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स, दे ऑल्सो लिव इन द एयर. सो लाइफ एग्जिस्ट इन वाटर, लाइफ एग्जिस्ट इन soil, life exists in air. So biosphere क्या है? Biosphere overlaps all these three spheres of the earth. earth में 3 spheres हैं, lithosphere, hydrosphere, atmosphere.
Biosphere overlaps all the three spheres because life exists in all the three spheres. Okay, so biosphere क्या है? Biosphere में living organisms हैं. So the producers, primary producers that are plants or simple plants like algae, what they do is they capture the sun's energy. So energy is captured by the primary producers. Then your primary consumers feed on plants. Like suppose एक insect है, insect ने plant को खा लिया, right? And that insect is again eaten by a frog. That frog is eaten by a snake. So energy is captured by the plants through photosynthesis, and this energy will flow from one trophic level to another trophic level. Trophic level का मतलब क्या है? It is a place or it is the position of the organism in the food chain. अब food chain क्या है भाई? Food chain का मतलब है it is the sequence of organisms through which the energy flows. So energy initially कहां पर कौन कैप्चर कर रहा है? Primary producers, plants, algae, they capture the energy, they produce the biomass. That biomass is eaten by primary consumers, फिर उसको secondary consumer खा लेगा, and in this way the energy flows. So that is called food chain, the sequence of organisms through which the energy flows in the ecosystem. Right? So biosphere captures the energy via photosynthesis and circulates within it. So this energy is circulated within the biosphere. So एक organism को दूसरा organism खाएगा, and in this way the energy will transfer from one organism to another organism at different trophic levels. All right? Then, so biosphere is a dynamic space. अब dynamic space, the term dynamic क्यों यूज किया है? डायनेमिक का मतलब है एवर चेंजिंग, बदलता रहता है, स्टैटिक नहीं है, इट चेंजेस. सो फॉर एग्जांपल सीजनल चेंजेस होते हैं, समर होता है, विंटर होता है. सो सीजनल चेंजेस विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी. सपोज सनशाइन कम है, तुम्हारा ग्रोइंग सीजन, तुम्हारा प्रेसिपिटेशन कम है. सपोज जब बारिश ज़्यादा होता है, अच्छा ग्रासेस विल ग्रो इन प्लेंटी, तो ग्रास के ऊपर फिर तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स विल दे फीड ऑन देम. सो जब बारिश ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली ग्रास का ग्रोथ भी होगा, फिर ऑर्गेनिजम्स, एक ग्रास को खाने वाले इंसेक्ट्स आएंगे, फिर इंसेक्ट्स को खाने वाला फ्रॉग आएगा, एंड दिस वे इट विल कंटिन्यू. सो प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज व्हेन प्रेसिपिटेशन इज देयर. बारिश होगा तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, प्लांट्स विल ग्रो, ऑल द वीड्स और ग्रासेस विल ग्रो. सो प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज when there is more precipitation. Suppose lean period है, बारिश नहीं हो रहा है, ड्राई सीजन आ गया, what will happen? ड्राई सीजन आ गया तो बारिश नहीं होगा, तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, द प्लांट्स विल नॉट जर्मिनेट, एंड द प्रोडक्टिविटी, थोड़ा सा बारिश हुआ है, सो ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, द सीड्स विल जर्मिनेट एंड द ग्रास विल ग्रो, बट उसका प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं होगा. सो सीजन टू सीजन भी प्रोडक्टिविटी चेंज हो रहा है. So biosphere is a dynamic space which undergoes seasonal alterations which leads to changes in the productivity. So अगर तुमको biosphere का definition लिखने के लिए बोलेंगे तो वो जो simple definition था ये लिख के छोड़ मत देना. It is a part of the earth where living things thrive and live. इतना लिखने से काफ़ी नहीं है. So you have to write a holistic definition. राइट. सो ये लिख के देन यू हैव टू एक्सप्लेन दीज पार्ट्स ऑल्सो. ये वाला पार्ट भी तुमको एक्सप्लेन करना है. सो हाउ एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड वाई इट इज डायनामिक. चेंजेस, प्रोडक्टिविटी में जो चेंजेस आते हैं वो भी तुमको मेंशन करना पड़ेगा. सो यू राइट अ होलिस्टिक डेफिनेशन बाय कंबाइनिंग दीज टू पॉइंट्स. ऑल राइट, शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़े. सो बायोस्फीयर का डेफिनेशन क्लियर है सबको?
Okay, so let's move on. So coming to the components of biosphere. So Earth consists of 4 spheres. जो मेन 3 स्पीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. लाइफ एग्जिस्ट इन ऑल द 3. दैट इज वाई वी से बायोस्फीयर overlaps all the 3 spheres. So 4th sphere is your biosphere. Okay, so it overlaps all the 3 spheres. So biosphere is part of the earth that includes all biological communities and their environment, right? So biosphere is a part of earth that includes all the biological communities and their environment. तो अर्थ पे जितने भी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं, all organisms and their environment. Okay, so it is a part of earth where life exists or where life dwells. All right, so traditionally while demarcating कि अर्थ बोला है लेकिन कहाँ से कहाँ तक, so from the depths of the ocean to the top of the mountain. So traditionally the extent of the biosphere, biosphere कहाँ से कहाँ तक extend होता है, उसको explain करने के लिए traditionally they used to give the they used to say कि depths of the ocean से लेकर top of the mountain तक तुम्हारा पूरा biosphere. All right. So traditionally biosphere is considered to extend from the bottom of the oceans to the highest mountain tops. Okay, so a layer with an average thickness of about 20 kilometers. So traditionally this was the explanation, I mean this was the extent of the biosphere. Biosphere कहाँ से कहाँ तक extend होता है? So from the depths of the ocean to top of the mountain. तो अगर तुम देखोगे, so Mariana Trench, it is the deepest part and the top of जो सबसे बड़ा पीक है, दैट इज माउंट एवरेस्ट. सो माउंट एवरेस्ट का अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स है एंड मारियाना ट्रेंच इज मोर देन 9. सो मिला के 20 किलोमीटर्स एक्सटेंड, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स. सो दैट वाज द traditionally they used to give the explanation that it extends from depths of the ocean to top of the mountain. So scientists now know that some forms of microbes, so कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ क्रस्ट के डेप्थ में हैं. तो देर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव और दैट एग्जिस्ट एट द डीप इन द क्रस्ट. ओके, समटाइम्स several thousand meters into the earth's crust. So now we know that ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है कि डेप्थ ऑफ द ओशन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. नो, इवन इन द अर्थ क्रस्ट लिथोस्फीयर में भी, even deep in the crust there are some microorganisms, they live there. So nonetheless biosphere is a very tiny region on the scale of the whole earth. अगर तुम एनालॉजी लेना चाहते हो तो एप्पल को अगर लोगे तो एप्पल का जो क्या बोलते हैं उसको, एपिकार्प, एप्पल का जो छिलका है. सो इफ यू take the analogy, consider apple as the earth, so your biosphere is as thin as the skin of the apple. Okay, so it is very tiny region. So bulk of the living organisms, so हमने बोला है कि organisms also live in the deepest parts of the crust and to the top of the mountains, right? बट मेजॉरिटी, वो तो बहुत कम ऑर्गेनिजम्स हैं, ओनली फ्यू ऑर्गेनिजम्स और फ्यू स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दे लिव एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ. सारे नहीं रहते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, द बल्क ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव विद इन ए स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ बायोस्फीयर. कहां से कहां तक? अबाउट 500 मीटर्स बिलो द ओशन सरफेस. दैट मीन्स ओशन में अप टू 500 मीटर्स डेप्थ एंड ऑन द माउंटेन्स or on the lithosphere up to 6 kilometers above the sea level. So 500 meters, yes, suppose this is the sea level. So up to 500 meters and above the sea level up to 6,000 meters. So that is
the extent where maximum, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ देम दे लिव विद इन दिस पर्टिकुलर स्पेस. सो बायोस्फीयर में organisms, some organisms may live in extreme conditions, but majority of them they live within this particular space. Okay, so biosphere overlaps all the three spheres, troposphere में भी, hydrosphere में भी, lithosphere में भी. So organisms or life exist in all the three spheres. That is why biosphere overlaps all the three spheres. So there are no sharp boundaries. So no sharp boundaries can be drawn separating the biosphere from the zone which does not support or which cannot support life. तो जो लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है और जो लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल डेप्थ्स ऑफ ओशन, बहुत ही डीप ओशन में जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, या फिर डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट और अबव द ट्रोपोस्फियर, राइट. सो it is very difficult to draw a boundary. We cannot have sharp distinction कि यहां तक तुम्हारा बायोस्फीयर है उसके बाद नहीं है, because some of the creatures they survive in extreme conditions also. There are some creatures which live very deep in the ocean. There are some creatures which fly high in the sky. So वो बाउंड्री के बाहर भी जाके फ्लाई कर रहे हैं. So it is very difficult to have a sharp boundary. So no sharp boundaries can be drawn separating the biosphere from the place where, the place which cannot support the life. So some creatures can survive in extreme conditions also. So that is why we cannot have a sharp distinction or sharp layer or sharp boundary between the life supporting region and extreme conditions. All right. So coming to the components of the biosphere, first one is lithosphere. So lithosphere is your Earth's crust. So it is the terrestrial component of the biosphere. So it means solid ground mass which supports life, plant life. So plants are primary producers and rest of the organisms depend upon the primary producers. So it supports life. So it is a solid ground mass like continents or islands. Okay. So lithosphere gives shelter. It provides nourishment because plants extract nutrients from the soil. Okay. So nourishment, and it provides space for the organisms to survive and prosper. So lithosphere is the first component. Second is atmosphere. So it is the gases covering on the Earth's crust. Earth's crust के ऊपर जो भी gases covering है, that is atmosphere. So atmosphere consists of different gases and we directly depend upon them. So तुम्हारा जो plants हैं, they depend upon carbon dioxide. Animals, they depend upon oxygen. All right. So we require atmosphere for our survival. Atmospheric gases also, like there are certain gases like ozone which protects us from UV rays. Okay. So upper part of the atmosphere has a very low oxygen content. So जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे प्रेशर भी तुम्हारा लो हो जाएगा, the pressure will be low and oxygen content will also become low. So organisms cannot survive beyond a particular limit. So एक लेवल के बाद हाइट अगर तुम जाते रहोगे अल्टीट्यूड में, organisms cannot survive beyond a particular level. So most of the birds, they are found flying below 200 meters because above that most of the birds की बात करें, सारे नहीं, exceptions are there, but most of the birds they fly below 200 meters from the earth's surface. So also we have UV rays. So if we don't have ozone in the atmosphere, UV rays can directly the organisms will be exposed to UV rays, and we know all the cancer and all those things will happen. Then hydrosphere. So it is the water in the oceans, fresh water in the form of ice, water in the form of glaciers, right? So marine ecosystems, freshwater ecosystems,
glacier, tundra region. So all that is composed of your, so वो पूरा तुम्हारा हाइड्रोस्फीयर के नीचे आता है. So it comes under hydrosphere. All right. Then, so traditionally these three are the components: hydrosphere, lithosphere and atmosphere. And biosphere overlaps all the three. So traditional components में ये तीन ही आते थे, but nowadays two more components have been added. दो more components को add कर दिया है. One is cryosphere. Cryosphere is your the part of the earth which is covered by ice. तो तुम्हारे glaciers, okay, permafrost, ice caps. तो तुम्हारा वो पूरा तुम्हारा क्रायोस्फीयर के नीचे आता है. इवन द क्रायोस्फीयर सपोर्ट्स लाइफ, राइट. सो पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स, दे लिव इन द पोलर रीजन्स. सो क्रायोस्फीयर विच कंटेन्स फ्रोजन पार्ट्स ऑफ द अर्थ. तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, स्पेसिफिकली नॉर्थ पोल रीजन एंड साउथ पोल रीजन. सो इवन there is certain life. So there are organisms which live in those particular regions. तो इसलिए क्रायोस्फीयर को भी हमने specifically, there are several microorganisms, algae, which survive in those harsh conditions also. So even cryosphere has been added to the components. तो पहले initially atmosphere, lithosphere and hydrosphere तीन ही था. अभी तो cryosphere भी add हो गया. That is the frozen part of the earth. Then another sphere, that is anthroposphere. Anthroposphere means it is basically human activities. So anthroposphere is, it encompasses total human presence throughout the earth system, including our culture, our technology, how we influence other ecosystems, right. We are cutting down forest and building, constructing major projects, rapid urbanization which is leading to deforestation, agricultural activity, right. So we are also impacting the environment. So humans का भी एक active role है, and whatever we do affects the environment. So एक और sphere को add किया है, that is anthroposphere. So these two components have been added recently to the your definition of your biosphere. So biosphere consists of these three spheres, and biosphere overlaps all the three. Apart from those, we also have now cryosphere and anthroposphere as components of biosphere. तो अभी ये भी components आ गए. All right. So now we have seen the definition of biosphere. What do you mean by the term biosphere? Components क्या है biosphere में, that we have seen. Now let us move on to levels of organization in biosphere. Okay, इसको हम लोग बोलते हैं कि hierarchy in biosphere भी बोल सकते हो इसको, right. So all the diversity will be arranged at different levels of organization. So all the biodiversity will be arranged at different levels to form hierarchy. So this is also known as levels of organization in the biosphere. So is it visible? Is the diagram visible to everyone? So is everybody has everybody understood the meaning of the term biosphere? Biosphere का मतलब क्या है? सबको समझ में आ गया बायोस्फीयर क्या होता है? प्लीज somebody respond so that I can move on. कोई भी चैट बॉक्स में yes no. Okay, so now we have dealt with the definition of biosphere and components.
नाउ वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बायोस्फीयर. सो ये भी बेसिकली बायोस्फीयर का एक्सप्लेनेशन में ही आता है. दिस ऑल्सो कम्स अंडर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोस्फीयर. सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बायोस्फीयर. सो द लोएस्ट लेवल जो तुम्हारा बॉटम पे है, दैट इज ऑर्गेनिज्म. ओके, सो द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is organism. So this is individual organism. Individual organism belonging to a particular species. So individual organism belonging to particular species. Okay, single. Suppose Homo sapiens, मैं अकेला अगर हूं, so that is organism. Or the organism can be a bacteria, it can be a prokaryote, it can be a eukaryote, right? It can be a unicellular organism, it can be a multicellular organism. लेकिन individual organism, suppose एक frog है, एक ही single frog of a particular species, या फिर snake है तो single snake, सिंगल बाइसन, सिंगल पिग, सिंगल डॉग, अकेला, दैट इज ऑर्गेनिज्म. ओके, सो लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एट द बॉटम, इट इज ऑर्गेनिज्म. सो हाउ द ऑर्गेनिज्म इज इंटरैक्टिंग विद द एनवायरमेंट और फिजिकल फैक्टर्स. सो इट इज द इंडिविजुअल लिविंग थिंग, दैट इज एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. सो इसके एक और ऊपर लेवल पे जाओगे, इफ यू गो अ लेवल अबव दैट, सो इट इज सिंगल स्पीशीज. राइट, सिंगल स्पीशीज. सो इफ यू गो अ लेवल अबव द ऑर्गेनिज्म, you have population. So this is the field of ecology. This field of ecology is called population ecology. How population dynamics change, population बढ़ता कब है, कम कब होता है, right? So population ecology is a totally different topic. We'll deal with that later on. But अभी के लिए population means a group of organism belonging to single species. पहले एक फ्रॉग था, दिस फ्रॉग बिलोंग टू पर्टिकुलर स्पीशीज. अभी 20 फ्रॉग्स हैं, देयर आर 20 फ्रॉग्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज. दूसरा स्पीशीज नहीं है, सेम स्पीशीज. सो पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज एंड सेम एरिया दैट लिव इन द सेम एरिया. एक ही एरिया में रहने वाले सारे फ्रॉग्स जो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. सपोज यहां पर बाइसन का एग्जांपल दिया है, राइट? सिंगल बाइसन, हियर इन द पॉपुलेशन यू हैव अ बाइसन हर्ड, ग्रुप ऑफ बाइसन. बाइसन तो एक ही स्पीशीज है, सारे बाइसन उसी स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, बट दे आर मोर इन नंबर. सो पॉपुलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स belonging to same species living in a particular area. Okay, so group of organisms of one type means specifically we are saying one species, okay, that live in the same area. तो यहां पर भी क्या है, species तो एक ही है, species is only one species is there second level पे भी, but number ज्यादा है उसका, population. So from organism, one higher level, that is population. So same species, single species है but number ज़्यादा है. Got it? Now another level higher, इसके ऊपर थोड़ा जाओगे तो at a higher level you have community. Now community means group of organisms belonging to different species living in the area. Okay, so यहां पर जाओगे तो कम्युनिटी में डिफरेंट n नंबर ऑफ स्पीशीज, एक स्पीशीज नहीं है, n नंबर ऑफ स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, हॉक. हॉक
यू हैव देन स्नेक, सांप भी है, ये रहा स्नेक यहां पर नीचे, हॉक भी है, देन यू हैव बाइसन, हियर इज द बाइसन, देन प्रायरी डॉग भी है, सो दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड, प्रायरी डॉग भी है, देन यू हैव ग्रास, सो एक प्लांट है, एक केनाइन है, डॉग है, एक बाइसन है, एक रेप्टाइल है स्नेक, एक बर्ड है हॉक। सो पॉपुलेशंस लिव टुगेदर इन ए डिफाइंड एरिया, यानी पॉपुलेशंस किसका, सो हॉक अकेला थोड़ी ना होगा, 4-5 हॉक होंगे, स्नेक अकेला स्नेक थोड़ी ना होगा, देयर विल बी n number of snakes. So 20 bisons, 4 hawks, 10 snakes, 4 dogs, and the area is covered by grass, so multiple plants. So different species, populations of different species living together in a defined area, that is community. अब community में क्या है, community में different species will interact with each other. For example, plant community है, suppose plant community में grasses भी हैं, grasses में different species हैं, dicotyledon plants हैं, monopod plants हैं, trees हैं, shrubs हैं, right, algae हैं, so there are different species of plants living in that area. Okay, then different animals can also be there, reptiles भी होंगे, amphibians भी होंगे, mammals भी हैं, right? So the interaction can happen between two different species. Like frog को snake ने खा लिया, एक predator है, एक prey है, prey is your frog, predator is your snake, snake has engulfed or it has eaten the frog. So interaction तो हो रहा है ना, negative interaction है, एक दूसरे को खा रहा है, it is a negative interaction. But they are interacting. Bison है, bison is a primary consumer, it is eating on the grass. So grass is a different species, bison is a different species, एक plant है, एक animal है, but there is interaction happening, it is feeding on the grass. So in communities different species interact with each other, they live together and they interact, right? This interaction can be positive or can be negative. Competition हो सकता है, competition, for example different plants are growing, okay, all the plants require nutrients, nitrogen चाहिए होगा, phosphorus, right, for their growth. So 10 different species of plants are there, so सारे एक ही जगह पर grow हो रहे हैं, they are growing in the same area, they are all extracting nutrients from the soil, so there is competition between these plants. तो एक species ज़्यादा fast ले रहा है nutrients को, दूसरा वाला slow ले रहा है, it is not sufficient for the other plant. So some of them will be extracting nutrients very fast, others will be slow. जो slow है उसका growth slow हो जाएगा, जो fast है वो ज़्यादा fast grow करेगा, right? So there will be interaction between the populations of different species living in a defined area. ठीक है, multiple species है यहाँ पर, okay? So there are multiple species. So community level पे जब आ जाओगे, community ecology में we have multiple species. In population ecology, in population and organism level, you have single species. When you come to community, you have multiple species. अब एक लेवल और चलो, यहां तक सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, बायोटिक फैक्टर है ये, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी बायोटिक है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, दिस इज ऑल्सो बायोटिक अप टिल हियर, अप टू community. So organism, population, community, up to here we are only having biotic factors or biotic components. When you go another level above community, you have ecosystem. Ecosystem क्या है? It is a geographical area, याद है, it is a location. So ecosystem जब आता है, so you have both organisms and their physical environment. So biotic and abiotic factors both come under ecosystem. So community and its non-living surroundings. So non-living surroundings means air, light,
water, nutrients in the soil. So abiotic and biotic दोनों components आते हैं ecosystem. When you are saying ecosystem, both components are there, right? So it is self-sustaining. Ecosystem is also self-sustaining. So it is a geographical area where biotic component interacts with the abiotic component and it is self-sustaining. So यहाँ पर भी क्या है, n number of species है ना, यहाँ पर भी बाइसन है, यहाँ पर भी डॉग है, हॉक है, स्नेक है, सब कुछ है, प्लस फिजिकल एनवायरमेंट भी है. देयर इज ऑल्सो फिजिकल एनवायरमेंट. दैट मीन्स फिजिकल एस्पेक्ट्स, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, soil, that means mineral matter. So community and its non-living surroundings. So बायोस्फीयर का एक डेफिनेशन देखा था हमने, याद है? बायोस्फीयर का डेफिनेशन क्या है? इट इज सम ऑफ द ऑल इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ सरफेस. इट इज द सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ सरफेस. सो द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट कंटेन्स ऑल इकोसिस्टम्स, इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. सो एक लेवल ऑर्गेनाइजेशन आगे जाओगे, इट इज बायोस्फीयर. यहां पर भी बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आएंगे. हियर ऑल्सो वी हैव बायोटिक एंड एबायोटिक. Here also n number of species. Single species नहीं है, n number of species है. Alright? समझ में आया ये? Levels of organization in the biosphere. So सारे ecosystems को combine कर दोगे, add कर दोगे, that will give you your biosphere. So have you understood? Is there any doubt in the levels of organization in biosphere? Shall I move on? क्या मैं आगे बढ़ूं? All right. सो हमने देखा है. सो लेट अस डिस्कस ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ बायोस्फीयर. वी विल डील विद इट. हम लोग अभी करेंगे. उससे पहले मैं कुछ और चीज़, ओके, बायोटिक फैक्टर्स विल डिस्कस दम लेटर. सो राइट. सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बायोस्फीयर देख लिया. नाउ ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ बायोस्फीयर. तो ये जो तुम्हारा बायोस्फीयर है, व्हेन डिड इट came into existence? So biosphere हम लोग बात कर रहे हैं तो living organisms and non-living component both. So जब universe came into existence, right? So universe came into existence, या तुम्हारा जो solar system है, it came into existence around roughly around 4.6 billion years ago, right? But we have the evidence, fossil evidence, that of the earliest living organism. So earliest जो तुम्हारा living organism है, उसका जो fossil record है, that dates back to around 3.7 billion years. इससे पहले भी हुआ होगा. Life might have originated even before that, right? So life 3.8 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ ओरिजिनेट होगा. बट द फॉसिल एविडेंस जो है तुम्हारा, इट रफली गोस अराउंड, सपोज वो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो 3.5 to 3.7 अराउंड, रफली 3.5 to 3.7 बिलियन ईयर्स अगो द लाइफ स्टार्टेड. सो अकॉर्डिंग टू द फॉसिल एविडेंस फाउंड इन द स्ट्रोमेटोलाइट्स. So these are sedimentary rocks basically. So stromatolites are sedimentary rocks. Accretionary rocks है तो calcium carbonate, and between the layers of calcium carbonate we have cyanobacteria. So ये जो rock है, अगर तुम इसको देखो, ये जो stromatolite है,
it will have different layers of fossils preserved in them. So यहाँ पर जो है layer, these are the layers of cyanobacteria which have lived in the past. So वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो फॉसिल रिकॉर्ड्स मिला है, सो इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देयर हैज़ बीन फॉसिल रिकॉर्ड्स इन द स्ट्रोमेटोलाइट्स रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया. आई मीन उसका जब रेडियो डेटिंग से एज पता किया, इट वॉज अराउंड 3.5 to 3.5 billion years ago. So it was around 3.5 billion years ago. So we have the fossil record that life existed around 3.5 billion years ago, but it might have existed even before that, but उसका fossil record नहीं है. जो oldest fossil record है, that is around 3.5 to 3.7 billion years ago. Okay, so during that time, the Earth's atmosphere was totally different than what is at present. जो अभी का एटमॉस्फेयर है उसका कॉम्पोजिशन और जो ओल्ड जो तुम्हारा प्रिमिटिव अर्थ पे जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, इट वाज कंपोजिशन वाज टोटली डिफरेंट. सो अर्थ्स अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन्ड दीज गैसेस: मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन. सो दीज आर बेसिकली, ये जो कंपोजिशन है इट वाज डिसाइडेड बाय द वॉल्केनिक eruptions. तो वॉल्केनिक eruptions से जो गैसेस आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में, those were these gases. So volcanic eruptions decided the composition of the gases. So during the early period when the earth was cooling down, so after the formation of the earth it was cooling down and volcanic eruptions took place. So that released a lot of gases into the atmosphere and the composition was totally different from the present composition. Okay. So since there was no oxygen, अब ऑक्सीजन से ही ओजोन बनता है. ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3. सो ऑक्सीजन नहीं है तो ओजोन भी नहीं बनेगा. सो इफ देर इज नो ओजोन, यूवी रेस कैन डायरेक्टली fall on the earth surface. So conditions were really harsh, right? So UV rays directly falls on the earth surface because there is no ozone, there is no protective layer in the atmosphere because oxygen ही नहीं है. ऑक्सीजन से ही ओजोन बनता है. So ozone comes from oxygen. So if there is no free oxygen, there will be no ozone. So ozone भी नहीं था. So UV radiation so directly fell on the earth surface, and this UV radiation is thought to have created a kind of chemical evolution leading to the formation of complex organic molecules. So ये जो UV rays हैं, it interacted with the atmosphere or the gases present in the atmosphere, and this led to the formation of molecules like amino acids, okay, which became the building blocks. तो amino acid से protein बनता है, which became the building block for the earliest organisms. जो तो तुम्हारा जो primitive life था, that came into existence because of formation of these complex molecules. So amino acids, फिर धीरे धीरे later on even more complex organic molecules were formed. Right. So first living organisms that came into existence, they were aquatic anaerobes, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन था ही नहीं. So these organisms were living in anaerobic condition, that means absence of oxygen. So according to Berkner and Marshall, they lived in the bottom of the pools or protected seas, perhaps by hot springs rich in nutrient chemical. तो उस टाइम पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, they produced their food not by using sunlight but by using, so there are chemoautotrophs. Chemoautotrophs means those organisms which depend upon the energy from chemical reactions. यानी iron bacteria, sulfur bacteria जो हैं, they extract the energy from the chemical reactions. So sunlight को हार्वेस्ट नहीं कर रहे थे वो केमिकल्स से, जो तुम्हारे inorganic chemicals हैं. So they used to extract energy from the chemical reactions. So slowly mutations happened
सो म्यूटेशंस हुआ ऑर्गेनिज्म में एंड स्लोली साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व. सो तुम्हारा जो फर्स्ट फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया था, इट इवॉल्व एंड इट यूटिलाइज द कार्बन डाइऑक्साइड and sunlight to produce organic molecules, and as a byproduct oxygen was evolved. So ये जो photosynthesis process है, it started. So cyanobacteria evolved due to mutation and it started harvesting sunlight and oxygen was evolved as a byproduct. Carbon dioxide तो already atmosphere में था, okay, and oxygen concentration slowly increased due to this photosynthetic reaction by the cyanobacteria. धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन, O2, फ्री ऑक्सीजन started to enter into the atmosphere. So slowly तुम्हारा ऑक्सीजन का concentration धीरे धीरे बढ़ता गया. So the byproduct of photosynthesis is oxygen. So this, the estimated time of this photosynthetic जो इनिशियल रिएक्शन हुआ, सो दिस इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 3 to 2.8 बिलियन ईयर्स अगो. सो ये जो फोटोसिंथेसिस हुआ, ये पहले फर्स्ट जब हुआ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, इट इज अराउंड एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 3 to 2.8 बिलियन ईयर्स अगो. सो वहां से धीरे धीरे ऑक्सीजन शुरू हुआ एटमॉस्फेयर में. सो ऑक्सीजन स्लोली स्टार्टेड टू एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर. सो At first, oxygen produced by the cyanobacteria was sequestered by minerals in the sea water. So, ये जो cyanobacteria था, it was not used to high oxygen environment. ये तो पहले anaerobic condition में रह रहे थे. Some mutation happened and it attained the ability of utilizing carbon dioxide and sunlight to produce energy. तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, ऑक्सीजन नहीं ले रहा था. It cannot survive in the oxygen environment, toxic था इनके लिए. So the oxygenated environment was toxic to the cyanobacteria. So as the concentration of oxygen increased in the atmosphere, slowly the population of the cyanobacteria or the blue green algae, it declined. धीरे धीरे वो decline होने लग गया, मरने लग गया, because toxic environment है उनके लिए. They never had this highly oxygenated environment. So they started dying, but few survived. They adapted, they survived. So between 2.4 to 2.5 billion years ago, cyanobacteria were producing enough oxygen to be stored in the Earth's atmosphere. So धीरे धीरे around 2.5 billion years ago, there was enough oxygen in the atmosphere. And जो शुरू में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था ना, ओशन में जो रिलीज हो रहा था ऑक्सीजन, that oxygen was utilized by iron to form हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट. सो तुम्हारे जो आयरन ओर है, सो बैंडेड आयरन फॉर्मेशन. सो बैंडेड आयरन फॉर्मेशन इज बेसिकली अ रॉक इन विच यू हैव हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर्स. तो रॉक में, सो व्हाट हैपेंड इज, ये जो ओशन का ओशन, सपोज दिस इज योर ओशन. So these organisms, they lived and they photosynthesized and oxygen was produced as a byproduct. So नीचे volcanic eruptions भी हो रहे थे. Volcanic eruptions were going on. समुंदर में, in the marine environment, volcanic eruptions were going on, and यहाँ से different type of minerals were coming out. Iron was one among them. Iron भी आ रहा था बाहर due to eruptions. So this iron reacted with the oxygen which was initially produced to form hematite and magnetite. So initially जो microorganisms oxygen produce कर रहे थे, that oxygen combined with the elements, few mineral elements, and आयरन ओर वॉज फॉर्म्ड. एज एन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आयरन ओर जो बैंडेड आयरन फॉर्मेशन है, दोज ओर्स आर बेसिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द आयरन. एंड ये जो ऑक्सीजन और आयरन हेमाटाइट बन गया, इट स्लोली प्रेसिपिटेटेड ऑन द बॉटम. धीरे धीरे वो प्रेसिपिटेट होने लग गया.
ओके, सो जब ऑक्सीजन पूरा खत्म हो गया, व्हेन ऑक्सीजन ऑल द ऑक्सीजन वाज डिप्लीटेड, सो जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट था वो कम हो गया. सो फॉर दीज एल्गे ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट वाज टॉक्सिक. सो एज आयरन combined with the oxygen and almost all of the oxygen was removed, almost थोड़ा बहुत होगा, but majority of the oxygen was removed as in the form of hematite or magnetite. अब ऑक्सीजन कम हो गया एनवायरमेंट में, अगेन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड, देन द ब्लू ग्रीन algae started to multiply again, क्योंकि अभी टॉक्सिक एनवायरमेंट नहीं है. नाउ द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हैज गॉन डाउन, सो द साइनोबैक्टीरिया मल्टीप्लाइड अगेन, फिर से मल्टीप्लाई हो गया, ज्यादा हो गया. अब फिर वो फोटोसिंथेसिस करने लग गए, अगेन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज्ड, अगेन देयर पॉपुलेशन डिक्लाइन. सो दिस साइकिल कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग पीरियड. ओके, सो इनफ ऑक्सीजन was produced, enough oxygen was produced which enriched the atmosphere. So तुम्हारा जो एटमॉस्फेरिक गैसेस में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया. ओके, सो दिस टाइम पीरियड when oxygen levels in the atmosphere began to rise appreciably is known as great oxidation event. This is known as ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट. सो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन स्लोली इट इंक्रीज्ड. सो मीनवाइल माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, द साइनोबैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, दे स्लोली अडेप्टेड, दे बिगैन इनोवेटिंग, some began living inside other microbes. So for example, तुम्हारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, the origin of the mitochondria and chloroplast. So it is believed that these, we know that chloroplast and mitochondria are semi-autonomous, right? क्यों बोलते हैं semi-autonomous? So double membraned organelles हैं mitochondria and chloroplast. They are called semi-autonomous because they have their own DNA. They have their own DNA. Right, so these mitochondria, the origin, जो माइटोकॉन्ड्रिया का origin है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया, it is believed that mitochondria was individual organism, right? It was a free organism before, but a large single cellular organism and mitochondria was an individual small organism. छोटा ऑर्गेनिज्म था साइज में, बड़े ऑर्गेनिज्म ने इसको एनगल्फ कर लिया. सो वन लार्जर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनगल्फ्ड अनदर स्मॉलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो स्लोली इट बिकेम एन ऑर्गेनल ऑफ दैट लार्जर सेल. सो इनिशियली जो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट कैसे ऑरिजिनेट हुआ, वो आया कहां से? So it is believed that they were individual organisms, separate organisms before, but they were engulfed by a larger individual cell. So they became, तो उनके बीच में वो association started and it became part of the cell. So they became innovating और complex organism बनना शुरू हो गए. So simple life से complex life बनना शुरू हो गया. So slowly the evolution started. So simple oxygen based life began to emerge, such as sponges. Now sponges are metazoans. So the sponges जो हैं multicellular organisms हैं, but जो तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है उतना ज़्यादा नहीं है. टिश्यू स्पेशलाइजेशन इज नॉट दैट मच है. स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो ऑलरेडी देयर. दीज आर नॉट unicellular organisms. Sponges are metazoans. They are multicellular organism with cells having specialized functions. So they arrived, or they arrived in the oceans around somewhere around 760 million years ago. So ये almost pre-Cambrian time में है. ये भी at the beginning of the Cambrian period. Pre-Cambrian से at the beginning of Cambrian period. So slowly evolution started, and from simple organism, multicellular organism, they evolved.
So the green plants of the sea contributed to an excess of oxygen, and this oxygenated environment favored the evolution. So multicellular organisms became more and more complicated, और ज़्यादा evolve होके और ज़्यादा complicated होने लग गए. So around 350 million years ago, so Earth's oxygen level hit 20%, which is roughly the percentage today. So around तुम्हारा जो mid Cambrian period है. So if you see geological time scale, Cambrian period starts at around 550 million years ago. So 350 million years ago means it is around mid Cambrian period. So this is the time period when the organisms, their number increased. So Earth का जो oxygen level है it reached 20%. So oxygen concentration continued to rise to 35%. Okay. So before a cooling climate and large scale death of many plants, so 35% तक आ गया. उसके बाद क्या हुआ? A cooling period started. तुम्हारा जो ice age basically. So cooling period में क्या होगा? That temperature or the cool environment is not favorable to the plants. So many plants died. जब plants मर जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन कौन इवॉल्व करेगा? सो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो गया एंड इट स्टेबलाइज्ड एट अराउंड 20%, 21%. तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ एंड अल्टीमेटली इट स्टेबलाइज्ड एट 21%. सो तुम्हारा जो बायोस्फीयर है इट इवॉल्व्ड लाइक दिस. सो अभी जो प्रेजेंट बायोस्फीयर है इट स्टार्टेड, आई मीन थ्रू फॉसिल एविडेंस वी कैन से दैट at least 3.5 billion years ago. उससे पहले भी हुआ होगा. The living organisms might have evolved even before that. They might have arrived at the scene before that. But fossil evidence के हिसाब से it is at least 3.5 billion years old. तुम्हारा जो बायोस्फीयर है अभी ये कम से कम 3.5 billion years old है. It became more and more complex and evolved later on. It started then and it evolved. Okay, so this is how your biosphere came into existence. So origin of the biosphere देख लिया हमने, ठीक है. So ये बैक स्टोरी जो है, you got it? Again you will learn these things in evolutionary biology. तुम लोग evolutionary biology में ये सारी चीजें फिर से देखोगे. How life came into existence, कैसे start हुआ, everything. Okay, that will be dealt again in a separate chapter. All right. Now, so let us see the components of biosphere. Biosphere में क्या है? Abiotic components and biotic components both are there, right? Biotic and abiotic components, there are both of them. बायोस्फीयर में दोनों है, बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है. दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स. सो लेट अस सी द बायोटिक कंपोनेंट फर्स्ट. तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं? सो इफ यू सी द लिविंग बायोटिक कंपोनेंट इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर, दे कंसिस्ट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तुम्हारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ओके, plant kingdom, animal kingdom, सारे, all the living organisms comes under biotic component. Then it includes plants, animals, fungi, prokaryotes, sub eukaryotes, prokaryotes, all the living organisms, they fall under the biotic component. Now the entire diversity, जितना भी तुम्हारा biological components हैं, वो single unicellular organisms से लेकर multicellular organisms, plants, animals, fungi, right, prokaryotes, eukaryotes, all the diversity which is present on the biosphere, it is organized into natural ecological groups. Okay, so natural ecological groups क्या क्या है? Based on their function, what is their role in the biosphere? So there are producers, there are consumers, and there are decomposers. So producers,
दे हार्नेस द एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्लांट्स, दे हार्नेस द सनलाइट, they convert the sun's energy into chemical form, that is carbohydrates, right? So plants, they capture the sunlight and transform the inorganic components into organic component. That is the role of producers. So producers are consumed by the consumers. So consumers खाते हैं. So primary producer के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को उसके ऊपर वाला खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर विल बी ईटन बाय द टेरिशरी कंज्यूमर. उसके ऊपर तुम्हारा एपेक्स प्रेडेटर है, दैट इज क्वाटरनरी कंज्यूमर. सो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. सो डिकम्पोजर्स मीन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल हो, वॉट एवर इट डाइज, that has to be, again, जो organic component है, it has to be converted into inorganic component, recycling. So decomposers, what they do, they recycle the organic matter. So organic matter will be converted into inorganic matter. So जो भी तुम्हारा organic matter, suppose एक तुम्हारा animal मर गया, so animal में क्या है, प्रोटीन है suppose, okay, let us take this as an example. So protein जो है, so the body of the animal has protein, तो microorganisms will start decomposing it. So protein क्या होगा, protein is a basically polypeptide chain of amino acids. So protein will break down into amino acids. ठीक है, amino acids क्या होंगे, again amino acids will be converted into, so amino acid का फॉर्मूला क्या है, एक अमाइन ग्रुप है, अल्काइल या अराइल ग्रुप होता है बीच में, and you have carboxyl group. So this can be alkyl or aryl. So aliphatic या aromatic कोई भी हो सकता है compound, right? So NH2RCOH, this is the formula. So तुम्हारा amino acids जो हैं, it will be broken down, okay? Aminization process होगा and amines will be produced, okay? So this amine will be converted into ammonia. अमोनिया जो है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्राइट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. सो दीज आर इनऑर्गेनिक, है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सारे इनऑर्गेनिक हुए. सो तुम्हारा जो प्रोटीन पार्ट था जिसमें तुम्हारा ऑर्गेनिक पार्ट है, द ऑर्गेनिक फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन. सो इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो एक एग्जाम्पल लेके बता रहा था प्रोटीन कैसे वो मिनरलाइज होता है. एंड दिस नाइट्रेट विल बी टेकन अप बाय द प्लांट्स. जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. सो जो ऑर्गेनिक फॉर्म है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. दिस प्रोसेस इज बेसिकली डन बाय your decomposers. जो microorganisms हैं, they help in the conversion of organic to inorganic form. So ये inorganic form फिर से plants ले लेंगे, then again plants will absorb and plants अपने body के अंदर ये नाइट्रेट को लेगा एंड वो अपने बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स बनाएगा. इट विल ट्रांसफॉर्म इट टू अमीनो एसिड्स, फिर अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनेंगे एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड. जब वो मर जाएगा फिर वो पूरा सॉइल के अंदर आ जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा. सो प्रोड्यूसर्स, consumers, decomposers, they all have their specific role to play in the biosphere. Okay, so if you see this फूड चेन, अगर तुम इसको लोगे तो, सो simple definition of food chain is it is the sequence of organisms through which the energy is passed. तो सन का एनर्जी कौन कैप्चर कर रहा है? क्रॉप प्लांट्स, राइट. सो प्लांट्स विल कन्वर्ट द सन्स एनर्जी और दे विल हार्नेस द सन्स एनर्जी एंड प्रोड्यूस
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। सो तुम्हारा जो सन का फिजिकल एनर्जी है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी फॉर्म। सो इसको तुम्हारा जो प्लांट है दैट विल बी ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स they directly feed on the producers, right? They directly feed on the producers. Now, so these grasshoppers will be eaten by secondary consumers. तो तुम्हारा रैट है उसने इंसेक्ट को खा लिया और वॉट एवर, सो सेकेंडरी कंज्यूमर्स दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ओके, कार्निवोर्स हैं। नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो क्रॉप को ग्रास होपर ने खा लिया, ग्रास होपर को एक स्पैरो ने खा लिया। नाउ दिस स्पैरो माइट बी हंटेड बाय और इट कैन बिकम ए प्रे ऑफ आउल, उसको एक आउल ने खा लिया, या फिर रैट को एक स्नेक ने खा लिया। सो स्नेक इज ए टेरिशरी कंज्यूमर हियर, स्नेक इज ए टेरिशरी कंज्यूमर, एंड अबाउट टेरिशरी कंज्यूमर यू हैव एन एपेक्स प्रेडेटर दैट इज क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्यों एपेक्स प्रेडेटर क्यों बोल रहे हैं, ये स्नेक को भी खा सकता है। तो तुम्हारा टेरिशरी, योर टेरिशरी कंज्यूमर कैन ईट, सॉरी योर क्वाटरनरी और एपेक्स प्रेडेटर जो है, योर एपेक्स प्रेडेटर कैन फीड ऑन टेरिशरी कंज्यूमर, दैट इज इट कैन फीड ऑन स्नेक और आउल, और इट कैन फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर ऑल्सो, वो डायरेक्टली सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा सकता है। सो इट इज एपेक्स प्रेडेटर और योर क्वाटरनरी कंज्यूमर। नाउ हियर इट इज आउल। अगर तुम ग्रासलैंड में जाओगे तो लायंस दे आर द एपेक्स प्रेडेटर। फॉरेस्ट में अगर तुम देखोगे तो टाइगर कैन बी योर एपेक्स प्रेडेटर, राइट। सो द पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in the food chain or the food web is called the trophic level. ये grasshopper का जो position है वो उसका trophic level है, so that is the trophic level. The position of an organism is called the trophic level. Now when the energy is transferred from one trophic level to another trophic level, वो same rate में available नहीं होता है। So there is 10% rule that whatever energy is harnessed in one trophic level, only 10% of it will be transferred to the next trophic level. अगर सपोज प्लांट को ग्रास होपर खाता है तो 90% ऑफ द एनर्जी जो है यहां पर वो मेटाबॉलिज्म में या फिर हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ओनली 10% ऑफ द बायोमास विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सो 90% ऑफ द बायोमास जो है दैट विल बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ हीट। सपोज अगर ये 1 kg ग्रास खा रहा है तो उसका सिर्फ 100 ग्राम्स ही उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जाएगा। सो ओनली 10% ऑफ द बायोमास विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ऑलराइट, सो बायोमास decreases as you go from one trophic level to your primary producers to the quaternary consumer. So as you go above, as you move up the food chain, the biomass will decrease because only 10% will be transferred to the next trophic level. So this is regarding your biotic component. Coming to the abiotic component of the biosphere. So biosphere में biotic components भी हैं, abiotic component भी हैं। So abiotic component में क्या है? The non-living factors. Abiotic में non-living factors, for example, sunlight, oxygen, precipitation, nutrients available in the soil. These are all abiotic factors. Okay. So the biotic factors, biotic component, they depend upon abiotic component. Okay, so non-living factors, they can be either resources, या तो वो resources हो सकते हैं या फिर conditions हो सकते हैं. Now what is the difference? Now for example, nutrients
in the soil, plants may not be able to absorb. I mean, plants does not require all the nutrients. जो भी essential है वही चाहिए, है ना. So whatever resource is essential for survival, जो उसके survival के लिए चाहिए वो उसका resource बनता है. So whatever physical component is necessary for survival, it becomes a resource. तो प्लांट्स जो है पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज अ रिसोर्स. ओके. और फॉर एग्जाम्पल ए प्लांट इज देयर, इट इज डिपेंडेंट अपॉन वाटर, इट डिपेंड्स अपॉन द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. सो प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड एक रिसोर्स है, वाटर एक रिसोर्स है. Whatever essential nutrients are there in the soil which are required by the plant, they are resources. Okay. But suppose कोई toxic element है, uranium है suppose. So there is uranium or some other heavy element is there in the soil. Plant को वो heavy element तो नहीं चाहिए. Arsenic है suppose. So plant does not require that element. But anyway it is present. वो उस environment में है. पर प्लांट के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है. सो इट इज नॉट ए रिसोर्स. हाँ, प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए, जो भी एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, दे आर द रिसोर्सेस. पर आर्सेनिक है सॉइल में. आर्सेनिक इज नॉट ए रिसोर्स, इट इज ए कंडीशन. दैट मीन्स ये है सॉइल में, बट प्लांट्स सर्वाइवल के लिए, प्लांट के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है. सो इट इज अ फैक्टर, इट इज नॉट ए रिसोर्स. सो वॉट एवर फैक्टर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बिकम्स ए रिसोर्स. सो एन एबायोटिक फैक्टर कैन बी ए कंडीशन. ये कंडीशन हो सकता है क्या? प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक, इट इज अ कंडीशन. प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो वाटर इज अ रिसोर्स क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए चाहिए. ओके. सो it can be a resource or it can be a factor or it can be both. All right. So abiotic component are example sunlight, oxygen, rainfall, wind. ये सारे तुम्हारे abiotic component है. Biotic component में all the organisms starting from unicellular organism to multicellular organism, prokaryotes, eukaryotes, सब कुछ मिला के तुम्हारा biotic component. All right. So we have understood what are the biotic and abiotic components of the biosphere. So today we have seen the basic definition of biosphere. Biosphere क्या होता है? Levels of organization in the biosphere, components of the biosphere. Okay, the realms of the biosphere देख लिया हम लोगों ने, and we have seen abiotic and biotic components. All right. So today is the first class. So I think and will not be able to complete your first biome. But I think before starting the different biomes of the earth, we'll have a basic definition of biome, right? हम लोग वो देख लेते हैं at least. Will not enter into the types of biome, but we will at least look at the definition and explanation to what biome is. ठीक है, वो देख लेंगे. In the next class, that is tomorrow, we will see the different biomes of the major biomes of the earth, right? So let us look at the definition of biome. हम लोग क्या है, बायोम का डेफिनेशन देख लेते हैं एंड वी विल डील विद द टाइप्स ऑफ बायोम्स टुमारो. ऑलराइट. सो वी हैव टाइम 10-15 मिनट्स हैं. आई विल फिनिश द क्लास. तो आज के लिए मैं 10-15 मिनट लूंगा और एंड वी विल स्टॉप फॉर टुडे. ओके. सो बायोम. सो व्हाट इज अ बायोम? बायोम का मतलब क्या है? ओके. सो डेफिनेशन अगर तुम देखोगे बायोम का,
So biome is a large, relatively distinct terrestrial region. It is a large area, extent बता रहे हैं, and relatively distinct terrestrial region which has similar climate, soil, plants and animals regardless of where it occurs in the world. So it is a large area with distinct characteristics, यानी distinct climate है, distinct flora and fauna है, right? So it is a large area with distinct physical and biotic factors. So it is a large area on the earth surface or the terrestrial region with a distinct climate, फ्लोरा एंड फौना. क्यों? उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए उन ऑर्गेनिजम्स ने अडेप्ट किया होगा. सो दे वुड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस. दे माइट हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. सो इवन द फ्लोरा एंड फौना इज ऑल्सो यूनिक. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल नो मैटर वेयर इट इज प्रेजेंट. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ले लो. टेक फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट is present in your African continent. It is also present in your Indonesia, वो region में भी है. It is also present in your Central American region and South America. So tropical rainforest is present in different continents, but they will have similar characteristics. Okay, so tropical rainforest चाहे कोई भी continent में हो. अच्छा, ओके. सो somebody is asking to explain condition and resource again. Okay, so abiotic components जो हैं बायोस्फीयर का, so here we have two things. एक resource है, second is condition. So abiotic factors can be a resource or it can be a condition. So what do you mean by that? If a factor is essential for survival, for example मैं हूं, okay, oxygen is essential for my survival, वो resource है. Oxygen is essential for my survival. It is a resource. Okay. Now, for example, I am living in a area where water is polluted. Water is also essential for my survival. तो water भी एक resource है मेरे लिए. For me, it is a resource. But if the water is polluted by a heavy element like uranium, so water is polluted by uranium, ground water में uranium है, so I require water. So fresh water के लिए मैं ground water extract कर रहा हूँ. Water is a resource, but the presence of uranium is a condition. वो है बस, मेरे लिए essential नहीं है, मेरे survival के लिए necessary नहीं है, but it is harmful. Basically it is not necessary for my survival. Oxygen is necessary for my survival, so it is a resource. Water is essential for my survival, it is a resource. But the presence of polluted water or the pollutants, if they are there, वो तो condition है. That is a condition. Pollutants might be there, might not be there. Okay. Let me give you another example. Suppose there is a plant. एक plant है. That plant does not require much of you can say calcium. ज़्यादा calcium की ज़रूरत नहीं है उसको.
It does not require much of calcium. But the soil is saline soil. It has salts of calcium also. Sodium के साथ calcium का salt भी है. Okay. So plants, that plant does not require much calcium. ज़्यादा calcium की जरूरत नहीं है, but soil में है, which changes the pH of the soil and all those things. So presence of certain factors may have an effect on organism. It is not necessary for the organism, पर वो उसको affect कर रहा है. जैसे यूरेनियम मेरे को नहीं चाहिए, but मेरे पानी में यूरेनियम है. It may affect me, but it is not a resource because it is not required. It is not essential for my survival. पानी मेरे survival के लिए essential है. Water is essential. Yes, the condition is presence of a factor, high temperature or low temperature, heavy metals or toxic element. They are there. They are not necessary for our survival. It is a condition. We might have to adopt or we might have to move away. मैं या तो adopt कर लूंगा या तो वहां से निकल जाऊंगा because it might be harmful to me. So those factors which are essential for your survival, they are the resources. Other factors which are not necessary for your survival, they are just physical conditions. अब वो condition के लिए मैं adopt करूंगा तो करूंगा, otherwise I will avoid it or I will move to some other place. That is the basic difference, abiotic components. Is it clear? ओके, शैल आई मूव ऑन. बायोम हम लोग देख रहे थे. प्लीज रिस्पॉन्ड सरिता, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, it is a factor. It is there. It is not necessary for me. For my survival, it is not necessary. It is just there in the environment. That is a factor. It is just present. Okay. So we were discussing the definition of biome. So biome is a large area with distinct climate, flora and fauna. Because it has a distinct climate, the flora and fauna has to adapt to those conditions. That is why they are also unique. For example, tropical rainforest is present in Asia. It is also present in Africa. It is also present in South America. Tropical rainforest तीनों जगह पर हैं. All these three tropical forest regions or the biomes, ये जो biome है तुम्हारा, ये एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, साउथ अमेरिका में भी है. Okay. All these three areas will have similarities. Temperature में, precipitation में similarities होंगे. Yes, there might be slight difference in the biodiversity, but there will be lot of similarities. वहाँ का temperature range almost similar होगा. Rainfall ज़्यादा होगा. Rainfall will be high in all the three regions. That is why they have distinct characteristics. So a biome is a large area, okay, with a distinct climate, due to which even the flora and fauna, they have distinct adaptations to that particular climate. So regardless where it is present, they will have similarities. For example, terrestrial, your tropical rainforest of Africa, Asia and South America, they will have similarities. Got it? Okay. So a biome is defined by broad scale collection of flora and fauna that, although different in detail,
from ecosystem to ecosystem, they share some commonalities. So biome क्या है? It is a broad collection, broad scale collection of flora and fauna. Okay? So अगर तुम number of species, or if you take into account the species which are present in South American tropical forest, tropical rainforest, African tropical rainforest and the tropical rainforest present in Asia, अगर तुम उनको डिटेल में लोगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिस्टिंक्ट ट्री स्पीशीज. कॉम्पोजिशन जो ट्री स्पीशीज हैं साउथ अमेरिका में, दे विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ योर अफ्रीकन फ्लोरा. एंड एशिया में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन है दैट विल ऑल्सो बी स्लाइटली डिफरेंट. एनिमल्स विच आर फाउंड इन अफ्रीका, दे मे नॉट बी प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका और इन एशिया, बट दे विल हैव सम कॉमनैलिटी, सम सिमिलैरिटीज होंगे. दे विल हैव सिमिलर एडेप्टेशंस, उनके सिमिलर एडेप्टेशंस होंगे. द ट्रीज ग्रो वेरी टॉल टू रीच फॉर द सनलाइट, ये एक एग्जाम्पल है. सो अगर डिटेल में जाओगे तो डिफरेंसेस दिखेंगे, बट दे विल हैव मोर सिमिलैरिटीज. ओके, एटलीस्ट सम ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे. सो इट इज ए broad scale collection of flora and fauna, although very different in detail, but will have some commonalities. समझ में आई? क्या मतलब है इसका? So biomes can be defined as world's major communities classified according to predominant vegetation and characterized by adaptation of organisms particular to that environment. So these are world's major communities which have a predominant type of vegetation because of the climatic conditions, and fauna will be adapted to the environmental conditions. So flora and fauna जो है वो environmental conditions के लिए adapted होंगे. So these are major communities which have predominant flora and fauna which are adapted to those conditions. तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोनिफेरस फॉरेस्ट है, जो बोरियल बायोम बोलते हैं, जो तुम्हारा बोरियल फॉरेस्ट है, इट इज प्रिडोमिनेटेड बाय योर जिम्नोस्पर्म्स. पाइन ट्रीज हो गया, फिर हो गया, स्प्रूस, कोनिफेरस फॉरेस्ट प्रिडोमिनेटली कोनिफेरस होगा, मेनली जिम्नोस्पर्म्स होंगे. फ्लावरिंग ट्रीज में भी देयर बट वेरी लेस, बहुत कम होंगे. जो तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स हैं दे विल बी देयर. डेसिडुअस, दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस ट्रीज विल बी देयर बट दे विल बी वेरी फ्यू. दे विल बी, your pine trees are predominant in the boreal forest, right? So every major every biome will have a characteristic flora and fauna adapted to those climatic conditions, physical environment. Okay, so location of a biome will be determined by two things. एक biome जो है, location of a biome will be determined by temperature, and temperature changes with altitude and latitude, है ना. So अगर अर्थ है ये, this is equator. As you move from equator to the south pole, or if you move from equator to the equator to नॉर्थ पोल को जाओ या इक्वेटर टू साउथ पोल को जाओ, द टेम्परेचर डिक्रीजेस. सो एज यू मूव टूवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स,
टेम्परेचर डिक्रीजेस. ओके, और सपोज इक्वेटर के पास ही तुम्हारा एक माउंटेन रेंज है, इक्वेटर से थोड़ा सा यहां पर है टेम्परेट रीजन में. सपोज देयर इज ए माउंटेन. सो माउंटेन में एज यू मूव अपवर्ड्स, एज यू go to higher altitudes, temperature decreases here also. So latitude अगर increase होता है temperature decrease होगा. So 0 से तुम ऊपर जाओगे 90 की तरफ, temperature decreases. और if you increase the altitude, again there will be decline in the temperature. So temperature decreases as you increase the altitude, and as you increase the latitude, temperature decreases. सो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तुम्हारा बायोम कहाँ पर है, एंड इट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिपिटेशन. सो तुम्हारा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, द प्रेसिपिटेशन इज वेरी हाई वहाँ पर. डेजर्ट्स जो हैं, द प्रेसिपिटेशन इज वेरी लो. सो वेयर द पर्टिकुलर बायोम इज लोकेटेड विल बी डिटरमाइंड बाय टू मेन फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. दैट इज बेसिकली द क्लाइमेट. And other factors are also there like wind, okay, rapid temperature changes, fires will also affect the biomes, floods, natural hazards जो हैं, fires and floods, they may also affect the biome. For example, तुम्हारा जो coniferous forest है, boreal forest, coniferous forest है, तुम्हारा जो taiga biome है, देयर फॉरेस्ट फायर्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन. वहाँ पर भी फॉरेस्ट फायर्स होते हैं. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर कनाडा में फॉरेस्ट फायर हुआ था. सो इट लास्टेड फॉर मेनी डेज एंड इट हैपेंड जस्ट नियर द ग्रेट लेक्स. ग्रेट लेक्स जो तुम्हारे यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में हैं, दे शेयर द लेक्स. तो आयरी, ह्यूरॉन, लेक ह्यूरॉन, सो तुम्हारे जो 3 ग्रेट लेक्स हैं उसके पास में ही तुम्हारा फॉरेस्ट फायर हुआ था, नियर टू दैट. सो वो जो भी तुम्हारे पार्टिकुलेट मैटर है, दैट पार्टिकुलर मैटर एंटर्ड द न्यूयॉर्क रीजन. सो न्यूयॉर्क में पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स वॉज वेरी बैड. सो इट वॉज इन न्यूज़ फॉर फ्यू डेज लास्ट ईयर. सो वो तुम्हारा कोनिफेरस फॉरेस्ट में फायर होने के कारण. सो फायर्स एंड फ्लड्स कैन ऑल्सो अफेक्ट द बायोम्स. Okay, mainly it is the climate which will decide where the biome exists, what type of biome it will be. Okay, so for example, if you take this diagram, okay, it will nicely explain how temperature and precipitation will decide which kind of biome it will be. So for example, अगर तुम if the temperatures are below 0, almost below 0 to -10, freezing temperatures below 0, okay, and precipitation if it is less than 100 से नीचे precipitation है और temperature 0 के नीचे है, tundra, it will lead to tundra biome. So that is the climate of tundra biome. Okay, so if you slightly increase the temperature, so around 5 to 6 या below 10 अगर temperature है, and if the precipitation is slightly higher, you will have boreal forest or your taiga biome. So it is slightly warmer than tundra. Okay, so if you see another example, यहाँ पर तुम if you increase the temperature from 0 to and above, and if the rainfall is very less, rainfall कम है तुम्हारा और temperature ज़्यादा है, it will lead to deserts. Okay, another example you can see, if you increase the temperature, temperature भी ज़्यादा है and rainfall भी ज़्यादा है. It is a characteristic of
tropical rainforest biome? Temperature is also high, precipitation is also high. So temperature and precipitation are the main two factors that will determine the type of biome. Alright? तो ये दोनों डिसाइड करता है कि कौन सा बायोम होगा. So here, so as temperatures become colder, okay, you will move towards, so rainforest, tropical rainforest में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, so थोड़ा सा और कूल हो जाएगा तो टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाएगा, और थोड़ा कूल होगा तो यू विल हैव टाइगा फॉरेस्ट, इवन कूलर यू विल हैव टुंड्रा. Okay, so in similar way, tropical rainforest, it will be very wet, high precipitation. So if you decrease the precipitation and higher temperature higher है लेकिन precipitation low है, you will have savanna grasslands. Okay, moisture बहुत कम है और temperature high है, you will have desert. So ये dry condition है. You see this corner. So dry condition with high temperature and dry condition will give you desert. High temperature, medium precipitation will give you savanna grassland. थोड़ा सा और कूल कर लो, थोड़ा सा कूल कर लोगे, precipitation is high but temperatures are low, it will give you temperate forest. So precipitation को और थोड़ा कम कर दो, same temperature but precipitation को कम कर दो, it will give you temperate grasslands like prairies. Okay, so temperature and precipitation will decide the type of biome. These are the two main factors, and flora and fauna have to adapt accordingly. फ्लोरा एंड फाना को तो अडॉप्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव. दे हैव टू आइदर मूव और दे कैन नॉट सर्वाइव देयर, और दे हैव टू अडॉप्ट. सिंपल टर्म. ओके, सो अलॉन्ग विद दैट वी नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि so vertical zonation, what do you mean by vertical zonation? We have discussed that as you move from equator towards the poles, that means increase in latitude. Latitude को increase करोगे, temperature will decrease, right? From tropical rainforest to temperate forest, then you will have coniferous forest and you will have tundra, right? In the same way, as you increase the altitude increase होगा, तब भी तुम्हारा different biome will appear. So जैसे तुम्हारा even in the subtropical region or temperate regions, at higher altitudes you will have alpine tundra. So tundra में mainly दो type हैं, Antarctic, so you have Arctic tundra, you have alpine tundra. These are the two major types. Only Antarctic में भी थोड़ा सा है जो तुम्हारा peninsular part है. At the peninsular regions you have tundra biome, but not major, बहुत ज़्यादा area में नहीं है. So mainly there are two types. So Arctic tundra is because of the latitude. Arctic tundra Arctic region में है, pole में. But alpine tundra जो है, it is not at the poles, it is in the subtropical and temperate regions at higher altitudes. So यहाँ पर भी tundra है. Alpine tundra is at the top of the mountains. तो वहाँ पर भी harsh cold climate है. It is not because of the latitude, it is because of the altitude. So for example, tundra biome can exist in the subtropical region also. Arctic region में या poles पे रहने की जरूरत नहीं है, but at higher altitudes. So जो तुम्हारा latitude का effect है, altitude का भी same effect होता है.
Altitude increases, temperature decreases. Latitude increases, temperature decreases. So increase in elevation has similar effect on ecosystem as traveling to higher latitude. So they will have same effect. So this is called vertical zonation. Okay. So these are the major biomes and their distribution according to the latitude. So अगर तुम देखोगे you have tundra, तो ये जो ये वाला रीजन है ये पूरा टुंड्रा है. Okay, then you have taiga, that is coniferous forest. taiga टुंड्रा के नीचे है. below the tundra you have taiga, ये वाला रीजन, right? Then if you go to tropical forest, let us take this tropical, ये वाला पूरा रीजन है tropical forest, right? Then you have chaparral biome, so ये वाला रीजन है chaparral biome का. Then you have savanna, so this region is savanna, your tropical grassland. So latitudes also decide the biomes, altitude also have effect, right? So major biomes, so we'll deal with the important types of biomes one by one from tomorrow. कल से हम देखेंगे. So for today I will just name them. So we have tundra biome, taiga biome or boreal forest, temperate deciduous forest. Then you have savanna, okay, grassland. Then temperate grasslands, for example prairies. Then you have chaparral biome, desert biome. Then you have tropical rain forest, जिसके ऊपर previously questions पूछ चुका है. desert biome पे भी पूछा है. even aquatic biome, so aquatic में भी marine and other further classification is there. So we will deal with all these major biomes in the coming classes. So tomorrow we'll start with tundra, then taiga, and then we will move to other biomes slowly. Okay. So I'm concluding today's class here. अच्छा, regarding the concept of biosphere and basic definition of your biome, if there is anything that you did not understand, you can ask me. Now I am open for questions. अगर कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो. You can ask me if you have any doubts. Please post your questions on the chat box. I'll answer them. If you don't have any questions, you can say thank you. No questions, sir. And we will conclude this session here. Tomorrow we'll meet at the same time, 7:30. All right. So if everything is clear, we'll meet tomorrow at the same time. So thank you very much. Good night, everyone.